चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग जीओसी जस्ट स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पर बात की है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट थोड़ा बहुत आपको बताया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बस उतना ही है। तो आज उससे आगे स्टार्ट करें, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है भाई। और कैसे क्या जो खाका बना था, कैसे हम लोग फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर आए थे और क्यों पढ़ना है अपने को, तो इस पर बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ वे में कर लिया है। अब देखा जाए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट ना कहा जाए, सारे अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसको हम लोग कॉमनली एम इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसको कभी कभी आर इफेक्ट भी लिखा जाता है, बिकॉज जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, ये सबसेट है या बोला जाए कि पार्ट है ना, रेजोनेंस का। एक फिनोमेना है रेजोनेंस, जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो है पार्ट है रेजोनेंस का, तो इसको कभी कभी कॉमनली रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है, या इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस जो है वो एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, उसका सबसेट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा मीजोमेरिक इफेक्ट समझते हैं, और उसको समझने के लिए एक बार हम लोग रेजोनेंस को फिर से समझते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग बॉन्डिंग में ऑल्दो पढ़े हैं रेजोनेंस, लेकिन जो कुछ एस्पेक्ट्स और कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हम लोग करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक में ही करने जा रहे हैं। तो जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ऑर्गेनिक के नज़रिए से एक बार हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले सवाल करूं कि व्हाट इज़ रेजोनेंस, ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है, ये तो लोग बता देंगे, लेकिन अगर सीधा सीधा सवाल पुट कर दिया जाए कि व्हाट इज़ रेजोनेंस, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को बहुत सारी डिफिनीशंस, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। ठीक है ना। तो पहले समझ लिया जाए कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमेना है। ठीक है, कैसा फिनोमेना है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का कोई भी लुईस स्ट्रक्चर मतलब जो हम लोग पेपर पे बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं, दे आर कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल का कोई भी लुईस स्ट्रक्चर उसकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उस कॉन्सेप्ट को, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट कॉन्सेप्ट, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या बोला मैंने बोला कि किसी मॉलिक्यूल का कोई भी लुईस स्ट्रक्चर, उसका जितना भी लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेकर समझा जाए। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तो वही फेमस एग्जाम्पल हम लोग भी उठाए जाए, है ना। क्यों, इसका बेंजीन। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग बेंजीन का ये लुईस स्ट्रक्चर देखें, तो हम देख रहे हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जो अपने पास डेटा है थ्योरेटिकल, वो बोलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करें, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो लेंथ होता है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। लेकिन जब इस बेंजीन को उठाया गया और एक्सपेरिमेंटली इसका बॉन्ड लेंथ देखा गया, बॉन्ड लेंथ इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। तो इस लुईस स्ट्रक्चर से अपने को दिखाई दे रहा है कि बेंजीन के पास दो तरह के बॉन्ड लेंथ है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ 1.34 है, और कार्बन कार्बन सिंगल है जिसका बॉन्ड लेंथ 1.54 है। और जब इस बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली उठाया गया, तो देखा गया कि चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ जो आया है वो एक ही वैल्यू आई है,
दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब ना इससे मैच करती हुई आई है, ना इससे मैच करती हुई आई है, ठीक है। तो थियोरेटिकली हमने दो बॉन्ड लेंथ देखे, डबल बॉन्ड का अलग, सिंगल बॉन्ड का अलग, बट एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन का बॉन्ड लेंथ देखा गया तो इट इज़ कमिंग अबाउट 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें? इसका मतलब इस बेंजीन का ये लुईस स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन होना चाहिए था ना, ठीक है। तो फिर सोचा गया कि यार चलो फिर बेंजीन मतलब ऐसे नहीं रहता है, चलो इसको किसी और तरह से बनाया जाए। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इन पाई बॉन्ड्स की पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दी, और इस बार जो पाई बॉन्ड की पोजीशन ऐसे हो गई, और इसमें भी सेम कहानी आएगी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग होगा। मतलब इस बेंजीन मॉलिक्यूल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों लुईस स्ट्रक्चर बेंजीन की इस फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सोचा गया कि भाई इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ और बात है। मतलब ये है कि बेंजीन ना तो ऐसे रहता है ना ऐसे रहता है, वो इन दोनों के मिक्सचर की तरह रहता है। मतलब कैसा? ऐसा। मतलब इन दोनों का मिक्सचर, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ना तो कंप्लीट डबल होगा ना कंप्लीट सिंगल होगा। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर न डबल होगा न सिंगल होगा, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है। अगर आप सिंगल बना देंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें इसमें ऐसा है। अगर आप डबल बना देंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा है। तो इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब पार्शियल है, और उसी तरह से हर जगहों पर ऐसा है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम लोग देखें तो क्योंकि सब कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होता कंप्लीट तो बॉन्ड लेंथ इतना होता, सिंगल बॉन्ड होता तो इतना होता। क्योंकि पार्शियल डबल है तो सिंगल से छोटा हो जाएगा लेकिन डबल से बड़ा होगा, और वही वैल्यू इनके बीच में ये 1.39 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ रही है। तो मतलब रेजोनेंस से हम लोगों ने इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया कि इन दोनों के मिक्सचर से की तरह ये रहता है, तो इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ, सभी बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सब बराबर आएगा। बात इतनी समझ में आई? तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसका नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। या इसका नाम है अनपर्टर्ब्ड स्ट्रक्चर। एक और नाम है, टेक्निकल नाम, अनपर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड का मतलब होता है, पर्टर्बेशन का मतलब होता है कि परेशान करना, है ना। और अनपर्टर्ब मतलब होता है कि परेशान नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना, उसको, तो एक जस्ट नाम रख दिया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सब पता है आपको, है ना। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। कहानी आई समझ में? ठीक है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल अगर आपको कहीं भी अब मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ बेंजीन ऐसे रहता है या ऐसे रहता है या ऐसे रहता है, तो आप बोलोगे बेंजीन हमेशा ऐसे रहता है। ये स्ट्रक्चर का कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। बेंजीन हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह। तो केवल रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल होता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइपोथेटिकल हैं, ये सिर्फ हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई कराते हुए। समझ के बाद? तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि रेजोनेंस जो है वो सिर्फ बेंजीन का ही प्रॉपर्टी है। सिर्फ बेंजीन को पढ़ने के लिए तो रेजोनेंस नहीं पढ़े होंगे हम लोग। तो रेजोनेंस जो है ना एक फिनोमेना है जो एक खास तरह के सिस्टम्स में हो सकता है। जैसा भी, जहाँ भी बेंजीन जैसा सिस्टम होगा, है ना, मतलब कंडीशन फॉर रेजोनेंस अपने को पढ़ना है कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये आपने पढ़ रखा है बट फिर भी आपको यहाँ पर मज़ेदार बातें मिलेंगी ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। चलो तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर करें इसको, पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
लिखिए कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, तो देखो ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी। अच्छा, मैं ए बी सी डी करके समझा रहा हूँ आपको, है ना, मॉलिक्यूल में फिर इसको रिलेट करेंगे हम लोग। देखो कोई भी ऐसा आइटम हो ए, उसका बी से डबल बॉन्ड हो, फिर बॉन्ड सी हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिर्फ एक बॉन्ड होना जरूरी है ना। बॉन्ड सी और सी पर फिर आगे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या प्लस चार्ज हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो। समझे बात? मतलब ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, यहाँ डबल भी हो सकता है, मतलब बी डबल बॉन्ड सी भी हो सकता है, और सी पर आगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। अगर ऐसा है तो वहाँ रेजोनेंस होगा ही होगा। समझ गए बात? सेकेंड पॉइंट देखो, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ए ट्रिपल बॉन्ड बी बॉन्ड सी और सी पर आगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, है ना। बाद में चल के बच्चों को प्रॉब्लम होती है या सोचते हैं कि सर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर कैसे रेजोनेंस, मतलब बात वही, पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्यों पाई बॉन्ड होना चाहिए उसका जब हम लोग डिटेल में समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेके, तब आपको क्लियर होगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखो थर्ड पॉइंट, ये दो कंडीशन हो गए। अच्छा, फिर देखो ए पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड बी, यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहां डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बॉन्ड बी और बी पर प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जब भी बोला जाए मतलब आप क्या समझोगे, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। यहां भी जो प्लस चार्जेस हैं, सिर्फ प्लस चार्ज नहीं, क्योंकि जो रेजोनेंस होता है ना वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल होता है, मतलब ऑर्बिटल के ही ओवरलैप से रेजोनेंस होता है। अभी समझेंगे डिटेल में इसको, अभी सिर्फ धीरे धीरे हम लोग छोटी छोटी बात, कॉन्सेप्ट, कब कब होगा रेजोनेंस, केवल ये बात कर रहे हैं। देखो ए बॉन्ड बी और बी पर प्लस चार्ज, प्लस हो या ना हो, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जनरली ऑर्गेनिक में अगर कार्बन होंगे तो कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल तभी होगा जब उस पर प्लस चार्ज होगा। समझ रहे ना बात? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्लस लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जनरली ऑर्गेनिक देखना है। लेकिन कुछ अगर हेट्रो एटम आ गए, हेट्रो एटम का मतलब कार्बन के अलावा, अगर ऐसा कोई आ गया तो उस पर प्लस चार्ज ना हो लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो वहाँ भी रेजोनेंस होगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है। समझ गए? एक ये कंडीशन हो गई। एक और लास्ट कंडीशन है, ए पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड बी, यहाँ पर भी डबल हो सकता है, ठीक है, और बी पर वेकेंट ऑर्बिटल जो हो ना वो डी ऑर्बिटल हो, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ गए? केवल और केवल यही चार कंडीशन हैं जिन कंडीशंस में रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा, है ना। या तो ये डायरेक्टली चार कंडीशंस आपको मिलेंगे, या मॉलिक्यूल में कुछ बॉन्ड का टूटकर ऐसा कोई कंडीशन बनता हुआ दिखाई देगा। समझ गए बात ना? तो ये चार कंडीशन है रेजोनेंस के, जहाँ पर, है ना, रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जाता है। और इन चारों कंडीशंस को मिलाकर हम लोग एक नाम रखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मतलब वो सारे सिस्टम्स, वो सारे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, दोज सिस्टम्स आर कॉल्ड, दोज बॉन्ड का अरेंजमेंट आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर बात? तो पहले एकदम छोटी छोटी बात समझा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हो, आज हम इसको रेजोनेंस के अंदर इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं। एक जगह आप इसको और भी पढ़े हो, लेकिन आप पढ़े हो इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से। यही तो बैक बॉन्डिंग होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से डायरेक्टली अटैच्ड एटम इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से डायरेक्टली अटैच्ड एटम इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो,
तो वहाँ बैक बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है, या किसी इलेक्ट्रॉन रिच एटम से डायरेक्टली अटैच एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो ये दोनों कंडीशन बैक बॉन्डिंग के नाम से आप पढ़े हो। और बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो सबसेट ऑफ रेजोनेंस। बात आई समझ में? तो ये चारों कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये अब हम लोग मॉलिक्यूल्स में पहचानेंगे। आपको अब ये सिस्टम्स पहचानना होगा मॉलिक्यूल में, फिर आपको बताना होगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। समझ में आई इतनी बात? ये मिनिमम कंडीशंस हैं, है ना। एक्चुअल मॉलिक्यूल में हो सकता है बी पर लोन पेयर भी हो, तो ये नहीं कि सर यहाँ पे बी पर लोन पेयर नहीं लिखा था, मिनिमम ये होना चाहिए। अगर ये है तो रेजोनेंस हो जाएगा, ये है तो रेजोनेंस हो जाएगा, ये है तो रेजोनेंस। अब इस पर लोन पेयर भी हो, ए पर लोन पेयर भी हो तो चलेगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। समझ में आई बात? इस चीज़ को अपने को दिमाग में बिठाना है बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तभी आपको, क्योंकि अगर रेजोनेंस पहचान नहीं पाएंगे तो रेजोनेंस करा नहीं पाएंगे, और रेजोनेंस नहीं करा पाएंगे तो फिर ऑर्गेनिक की किताबें साइड में फिर रख देना चाहिए, फिर हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। समझ के बाद? और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर है बात? तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर समझते हैं कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो। चल, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग exhibits रेजोनेंस। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स मैं सिंपल ले रहा हूँ जो आप पहले से पढ़कर आए हो, और उनको इन कंडीशंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल कार्बोनेट, यहाँ रेजोनेंस होगा। मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आप क्या करें, मैं मॉलिक्यूल लिखता जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको समय लेकर, चाहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए, समय लेकर डिसाइड कर लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि हाँ यहाँ रेजोनेंस होगा मेरे हिसाब से। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसे आप ज़्यादा, है ना, सीखोगे, ज़्यादा कनेक्ट करोगे। जैसे कार्बोनेट, तो यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, ये अब आपको कॉपी पे देखना है। तो यहाँ रेजोनेंस होगा, ये हम लोग बॉन्डिंग में यहीं से पढ़ के हम लोग आए हुए हैं क्या। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर बोल लो या नेगेटिव चार्ज बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ए पर भी लोन पेयर है, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर। देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव चार्ज, यही वाला है ना। या इधर से भी देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा। ठीक है, दिख रहा है बात सबको। दूसरा देखो, कुछ मैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, है ना। सल्फेट आयन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अब आपको अपने कॉपी पे टिक लगा लेना है, होगा या नहीं होगा, डिसाइड कर लेना है। देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल होगा। ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव चार्ज, या इधर भी चल सकते हो, उधर भी चल सकते हो, इसमें भी होगा। ठीक है, चलो अगर मैं और भी एग्जांपल लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया, लेट अस से N3 माइनस, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसा, ये बन गया एजाइड आयन। देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव चार्ज होगा, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर नेगेटिव, तो दोनों तरफ से रेजोनेंस है, दिख रहा है। चलो और देखा जाए, जैसे अगर मैंने लिख दिया CO2, है ना, तो CO2 में होगा कि नहीं होगा। तो आप कैसे बनाओगे, बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं बता पाओगे। तो CO2 का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ऐसा है, देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, बिल्कुल होगा। ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, सर इसमें कैसे होगा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो इसको मैं आगे बनवाऊंगा, ठीक है ना। जब
हम लोग जब सीखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको बना के बताएंगे कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बातें पहचान में आ रही है, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं, अच्छा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी से रेफर करोगे, ठीक है। चलिए, ये कंडीशंस, चलो भाई, चलो अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन सब नोट कर लो, अब एक साथ डिसाइड करके एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिया गया है और आप इन सब को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, पॉज करके किया है। चलो आ जाओ। तो इस वाले में होगा क्या, देखो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C डबल बॉन्ड D, यहाँ होगा। इसमें देखो A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C, देखो ये ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा है। अब देखो इसमें चाहे इधर चलो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C और C के आगे सिंगल बॉन्ड, फिर देखो चाहे इधर चलो A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C के आगे कुछ नहीं। अब अपना कंडीशन याद करो। पहला कंडीशन A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C, वहाँ डबल भी हो सकता था और C पर कुछ होना चाहिए था। C पर क्या क्या हो सकता था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मिस कर दी तो समझो बात। A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C, वहाँ डबल भी हो सकता था। चलो देखें, इधर से चलो चाहे तो A, या आपको जिधर से मर्द, हम दोनों तरफ से देखेंगे। A
डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, यहाँ डबल भी हो सकता था, सही है, यहाँ तक तो सही है। सी पर कुछ होना चाहिए था, क्या क्या होना चाहिए था? प्लस चार्ज होता, पाई बॉन्ड होता, पाई बॉन्ड आगे होता, आगे पीछे नहीं, ठीक है ना, प्लस चार्ज होता, पाई बॉन्ड होता, लोन पेयर होता, नेगेटिव चार्ज होता, फ्री रेडिकल होता। इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होने वाला, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है। क्लियर है बात, पहचान में आ रहा है? इसमें बताओ, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हो जाएगा, है ना। इसमें देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, यहाँ पे भी हो रहा है रेजोनेंस। इसमें देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, इसमें भी हो रहा है। बोलो सर ए सिंगल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, तो सर यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो भाई मॉलिक्यूल के उस पार्ट को ना देखोगे जहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, हमको तो ये बताना है ना। अगर मॉलिक्यूल के किसी भी पार्ट में रेजोनेंस अगर हो रहा है तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, समझ में आई ना बात। तो ये नहीं देखोगे कि नेगेटिव साइड ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं देखोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हम लोग को ये देखना है हाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, ठीक है। ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, क्लियर बात। इसमें देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, यहाँ पे भी हो सकता है, दिख रहा है ना। इसमें देखो, अच्छा नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं बनाए तो क्या नहीं होगा? एक लोन पेयर होगा ना। देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, यहाँ पर भी हो रहा है। इसमें बताओ, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, यहाँ डबल भी हो सकता था, बात किए थे, सही है, और सी पर आगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी होगा ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। यहाँ अगर सिंगल होता तो आप बोल देते ना होता है सर, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, तो मैंने बोला यहाँ डबल भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इस पाई बॉन्ड को देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। इसमें देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर होगा। अगर ये ऐसा होता, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर लोन पेयर, तो आप बोलते होगा, तो मैंने बोला कि यहाँ डबल भी हो सकता है, अभी भी होगा, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ भी होगा। इसमें देखो, ए पर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बी, बी पर लोन पेयर, यहाँ नहीं होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं पड़ा हम लोगों ने। इसको देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे कर दिया होगा। तो यहाँ मैं आपको फिर से वही बात याद दिलाऊं कि हम लोगों ने वहाँ पर भी कंडीशन जब लिख रहे थे तो हम लोगों ने बात करी थी कि प्लस चार्ज जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब हमेशा वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढना है अपने को, न कि प्लस चार्ज देखना है। इस नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना लिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड है, और 1 बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। नाइट्रोजन का ऑक्टेट है कंप्लीट, और नाइट्रोजन होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो इसके पास डी ऑर्बिटल वगैरह कुछ है ही नहीं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब और रेजोनेंस अगर करेगा तो और इलेक्ट्रॉन रखेगा कैसे, समझ के बात ना। तो इस वजह से प्लस चार्ज नहीं ढूंढोगे अब आप। कार्बन पे कहीं प्लस चार्ज है तो एकदम एज सिंपल एज दैट, कार्बन पे कहीं प्लस चार्ज है तो आप एकदम फ्री रहो कि भाई वहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, जोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्लस चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसमें देखो, ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर प्लस चार्ज, तो यहाँ भी कंडीशन तो है रेजोनेंस का, लेकिन इस फॉस्फोरस, फिर ऑक्टेट देखेंगे तो इस फॉस्फोरस के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है एक पीछे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जल्दी से डिसाइड करो यहाँ होगा कि नहीं होगा। सर यहाँ नहीं हुआ था तो यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? नाइट्रोजन सेकेंड। ये किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। और थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी और सी पर वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। बात आई समझ में? जहाँ जहाँ प्लस चार्ज हम लोगों ने लिखा है वहाँ वहाँ आप वेकेंट ऑर्बिटल ही सोचेंगे। अगर कार्बन है तब तो कार्बन पे प्लस अगर है तो वेकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन अगर और कोई एलिमेंट है तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये प्लस चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल है क्या। समझ गए बात? इसको बताओ,
ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर आगे कुछ नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा। इसको देखो 17 वाला बताओ, इधर मैं मिटा दूँ, इधर सब लोग देख लिए हो। नहीं तो नोट कर लीजिएगा इसको पीछे जाके। चलो ए डबल बॉन्ड बी बॉन्ड सी, सी पर कुछ नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्या। लेकिन ध्यान से देखो, बोरॉन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन का, यहाँ पर जरा बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो मुझे, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड बनाए 3 सिग्मा, sp2 बोलो भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बोरॉन के पास, चलो एक बार बात कर ही लेते हैं, बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p क्या 1, ऐसा किए होगे ना। मान लो अगर हम लोग बोरॉन BH3 का हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़े होगे तो आप ऐसा पढ़े होगे ना, ये 2s2 है और ये 2p1 है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 होने के लिए आप इसको एक्साइटेड स्टेट में भेज देते थे और इसको ऐसा कर देते थे, और ये अब बड़े मज़े से sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे, है ना, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिल गए, और जिसके साथ हाइड्रोजन अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आया अपोजिट स्पिन के साथ, और इसके साथ ओवरलैप करके ये ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर बना लिया। बस यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन ले लिया है और एक जगह हाइड्रोजन है, यही डिफरेंस है ना। तो इसको लेकर समझ लेते हैं वहाँ के लिए। तो अगर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये p कहाँ गया, ये p, अगर मान लो ये px है, ये py है, तो ये pz कहाँ गया होगा ना इसके पास, क्योंकि हर एटम के पास अगर 2 सेकेंड पीरियड का है तो 3 p ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से 2 चला गया है हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ, तो एक खाली होगा। तो इसके पास ऑल्दो प्लस चार्ज नहीं है लेकिन एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। बोलो बात आ रही है समझ में ना। तो अगर ये px और py है तो pz मतलब इसके परपेंडिकुलर है ना। ये वेकेंट p ऑर्बिटल बोर्ड पे मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है, लेकिन ये होगा क्या, मॉलिक्यूल के अबव और बिलो, क्योंकि ये तीनों xy प्लेन पर अगर होंगे, क्योंकि px और py आ रहा है, तो ये जो pz है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई बात है ना। नहीं आई तो हम इस पर आगे और चर्चा करते रहेंगे, है ना, ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा होगा कुछ, बोलो भाई, है ना, ये pz ऑर्बिटल हो गया ऐसा, ठीक। तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ प्लस चार्ज नहीं है लेकिन वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये आपको ध्यान सोचना होगा ना कि बोरॉन है, और बोरॉन जब भी sp2 होता है तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है ना। यही थोड़ा सा केमिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि बात आई समझ में। तो a डबल बॉन्ड b बॉन्ड c, c पर वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा ऑल्दो प्लस चार्ज नहीं है तो भी। क्लियर बात। a पर नेगेटिव चार्ज, b पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नहीं होगा, b पर मतलब लोन पेयर नहीं होगा। a पर लोन पेयर बॉन्ड b पर प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस है। इसे बताओ a पर प्लस, अच्छा a पर लोन पेयर बॉन्ड b पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। बोलो भाई, आ रही है ना बात समझ में। एक ये बता दो मुझे फाइनली, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा क्या। देखो a पर लोन पेयर बॉन्ड b और b पर प्लस चार्ज पड़े ना। कार्बन देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड बनाया है बस, है ना। तो a पर लोन पेयर बॉन्ड b पर प्लस चार्ज, और ये डबल भी हो सकता है, मैंने बात की थी आपसे, ठीक है ना। तो ये सब आपको पहचान में आना चाहिए। तो रेजोनेंस पहचान में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक। अच्छा, कुछ केसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए कि सर इसका रेजोनेंस बनेगा कैसे, ठीक है। तो वो जब मैं बनवाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कहीं आप आगे आएगा तो वहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बनता है। अभी पहले बेसिक बनाना पहले सिखाएं, है ना। अभी डिफ़िकल्ट केसेस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे पहले ही, है ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक का बनाना पहले सीखते हैं, तब धीरे धीरे जब आप वो सीख जाओ तब फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए।
चलिए भाई, अब एक चीज यहां पर हम लोग लिखो, फीचर्स ऑफ रेजोनेंस। फीचर्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने फीचर्स ऑफ रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार यहाँ क्योंकि ज़्यादा रेलेवेंट है, इसको भी यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं और इस पर थोड़ी सी कुछ ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। रेजोनेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 1, बोले लिखिए, लिखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are hypothetical, resonating structures are hypothetical, only resonance hybrid is real. Resonating structures are hypothetical, only resonance hybrid is real, ठीक है। Resonating structures are hypothetical, only resonance hybrid is real. Second point, in all the resonating structures, लिखो, in all the resonating structures number of paired, नहीं रुको एक मिनट, in all the resonating structures relative positions of atoms must remain same. In all the resonating structures relative positions of atoms must remain same, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक मॉलिक्यूल है और इसका अगर हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। बोलो, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? देखो, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। देखो ध्यान से, ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो झटके में आप बोल दोगे कि अरे सिर्फ पाई बॉन्ड ही तो इधर से इधर आया है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ से उठकर एक इधर गया है, तो जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो गया है। और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी नहीं होता है, समझ के बाद, जो रिलेटिव पोजीशन है एटम्स का जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है वही सभी में होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में टॉटोमर है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स number of paired and unpaired electrons, in all the resonating structures number of paired and unpaired electrons must remain same. देखो जरा ये पॉइंट समझा जाए, जैसे ये है अपना बेंजीन, अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ बेंजीन का इनमें से कौन कौन सा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इस वाले कार्बन पर रख देंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इस वाले कार्बन पर रख देंगे जो कि इन्हीं का इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है। और जब इसको उठा के यहाँ से रख दिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री बचे। अब हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। देखिएगा ध्यान से, ये इसको कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रहा। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बचे थे इनका इधर बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो हमको लगेगा कि यार हम लोग इलेक्ट्रॉन ही तो इधर उधर किए हैं, क्योंकि जो हम लोग रेजोनेंस जानते हैं वो रेजोनेंस में दिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो गया है पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो अब अगर ये पूछा जाएगा आपसे तो आप बोल दोगे अमूमन कि हाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो 2 हैं, क्योंकि ये अकेले अकेले पड़े हैं, और इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बात आप ध्यान रखोगे। एक बात और, सर ये कैसे पता कि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? ठीक है, वो ऐसे पता कि क्योंकि यहाँ पर सारे पाई बॉन्ड बने हुए हैं, सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं। जब सारे बॉन्ड्स बने रहते हैं तो नहीं पॉसिबल होता है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे। कैसे पता? भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े हो ना कि एक ऑर्बिटल में पेयर अप इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑर्बिटल में पेयर डाउन होता है, तो सॉरी स्पिन अप इलेक्ट्रॉन होता है और एक में स्पिन डाउन होता है, और वो दोनों ऑर्बिटल आके ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग रीजन में दोनों पेयर्ड अप होकर रहते हैं। बोलो भाई ये बात पढ़े है ना? तो कहीं पर भी अगर कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इसका मतलब वो पेयर्ड अप होकर ही रह रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर सारे बॉन्ड बने हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 ही होने वाला है नॉर्मली, जनरली। ठीक है, अगर सारे बॉन्ड्स बने हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मली 0 होने वाली है अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, बड़े मॉलिक्यूल में। ठीक है, हाँ कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं ऑफ कोर्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे पढ़े थे हम लोग कि O2 है, सारे बॉन्ड्स बने हुए बट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल है जिसमें सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, तो एकदम निश्चिंत रहिए कि उसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे O2 है ना, जो पढ़े हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, केवल उनका ही ध्यान रखना है। मतलब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक दे तब आप सोचो, नहीं तो आप बस कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो उसको बोल सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। समझे बात? तो ये 3rd पॉइंट हो गया। फिर लिखो 4th पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट लिखो। देखिए, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस an amount of energy, because of resonance an amount of energy is released from the molecule, an amount of energy is released from the molecule called resonance energy, called क्या बोला जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आगे चलकर आप में से बहुत बच्चे सवाल पूछने आते हैं, बोले सर रेजोनेंस होता ही क्यों है? ठीक है, तो रेजोनेंस क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है उससे। हमने बोला, हम लोगों ने ये पॉइंट जो लिखा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या ड्यू टू रेजोनेंस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। कोई मॉलिक्यूल है, उसमें रेजोनेंस हुआ तो एक उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, जिसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कंटेंट कम होगा क्योंकि उससे एनर्जी निकल रहा है। तो अगर एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी कंटेंट कम होगा, और एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट में आगे इसको कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग लिखे हैं क्या पॉइंट कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, सो मॉलिक्यूल गेट्स स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, सो मॉलिक्यूल गेट्स स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखो, ग्रेटर द इन जनरल greater the number of resonating structures, greater the number of resonating structures, greater is the resonance energy. In general, greater the number of resonating structures, greater is the resonance energy, and hence greater the stability, and hence greater the stability. समझ गए ये बात? तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसी मॉलिक्यूल में उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकलेगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी निकलेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये बात इन जनरल कही जा रही है, कहीं कहीं ये बात गलत भी होती है, वो आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो
ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वली स्टेबल। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वली स्टेबल। क्या बोला जा रहा है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा बराबर स्टेबल नहीं होते, ठीक है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वली स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट बना के लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, greater the stability of the resonating structure, लिखो greater is its contribution towards resonance hybrid, greater is its contribution towards resonance hybrid। अपने ऑर्गेनिक के लिए जितनी भी बातें हम लोग पढ़े वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। क्या बोला हम लोगों ने कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर स्टेबल नहीं होते। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह उतना ज़्यादा, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा उस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग और समझेंगे, मज़ेदार बात है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी सबको समझ में आ गई कि रेजोनेंस का फीचर्स जो हैं वो क्या क्या है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में इतना बढ़िया से रिवाइज कर लेना, जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो समझ लेना, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, नमस्कार।